नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा वीडियो है समास के बारे में सभी इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना नया शब्द समास कहलाता है। फ्रेंड्स, शब्द पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी यह हमें कंफ्यूज कर देता है यहाँ पर वर्ण देकर। यदि वर्ण दिया रहे तो उसके लिए संधि सही होगा, यदि शब्द दिया है तो उसके लिए समास सही होगा। समास का अर्थ है संक्षिप्त कथन, यानी किसी बात को छोटे में कहना, संक्षेप में कहना। जैसे राजपुत्र, हमने राजपुत्र कहा तो इसे हम विस्तृत रूप में कह सकते हैं राजा का पुत्र। समास शब्द का विलोम होता है व्यास। फ्रेंड्स, ये तीनों पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए अब समास के भेद के बारे में जानते हैं। समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है द्विगु समास। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब तक द्वंद्व में अ वर्ण से बोध होता है अव्ययी भाव समास का, बा से बहुब्रीहि समास का, ता से तत्पुरुष समास का, का से कर्मधारय समास का, और द्वा से द्वंद्व समास का, और दा से द्विगु समास का। तो इसे हम एक छोटे माध्यम में याद रखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब इनके भेद को थोड़ा विस्तृत रूप में समझते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व यानी पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यहाँ पर यथा जो है यह अव्यय है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति उपसर्ग है। भर पेट, पेट भर के। फ्रेंड्स, यह जो दिए हैं यह इनके समास विग्रह हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे समास विग्रह के माध्यम से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इन्हें भी ध्यान रखिएगा। भर पेट, पेट भर के। भर एक अव्यय शब्द है। आजीवन, जीवन भर। आ क्या है? आ हमारा उपसर्ग है। फ्रेंड्स, उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। यदि हम ये 22 उपसर्ग याद कर लें तो हमें अव्ययी भाव समास में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, अव्ययी भाव में एक नियम है, जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन। इसके लिए अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, इन शब्दों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला समास है बहुब्रीहि समास। यह तो आसान समास है। बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही बाद का पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है, यानी कोई तीसरा प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में जितने भी शब्द आते हैं उसके माध्यम से किसी तीसरे का बोध होता है। जैसे गिरिधर, इसका समास विग्रह है गिरि को धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। गिरिधर से हमें बोध होता है श्री कृष्ण जी का। फ्रेंड्स, हाँ, और बहुब्रीहि समास में हम एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं। इनमें जितने भी उदाहरण आएंगे उसे सिर्फ संसार में अपने किसी एक के पास ही देखा जा सकता है। जैसे गिरिधर, गिरिधर सिर्फ श्री कृष्ण जी को कहा जा सकता है, किसी आम इंसान को गिरिधर नहीं कहा जा सकता। जैसे हम या आप
किसी को भी गिरधर नहीं कहा जा सकता। और फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर भगवान के नाम का ही उदाहरण दिया जाता है। और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, यानी शिव जी। इस ब्रह्मांड में सिर्फ शिव जी ही एक है जिनके पास 3 नेत्र हैं। या आप में से किसी और के पास होगा 3 नेत्र तो बताइएगा ज़रूर। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला यानी शिव जी। एक दंत, एक है दांत जिसके, यानी गणेश जी के पास। तो फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल तरीका है याद करने का बहुब्रीहि समास का। इसे हम याद रख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर भगवान जी के नाम ही पूछे जाते हैं, तो इसे हम इस माध्यम से भी याद रख सकते हैं। या तो फिर इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो चीज़ इस ब्रह्मांड में किसी एक के पास ही होगी वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। फ्रेंड्स, अगला समास समझते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा कठिन होता है, लेकिन चलिए समझते हैं इसे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। इसमें बाद वाले पद पर ही जोर दिया जाता है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप रहता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने कारक विभक्तियाँ तो पढ़ी ही होंगी। कारक विभक्ति द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जो होती है वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है। तो जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। यानी कर्म का होगा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होगा को। और करण का होगा तृतीय विभक्ति, इसका चिन्ह होगा से, साथ के अर्थ में। संप्रदान का होगा के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति। अपादान का होगा से, अलग होने के अर्थ में होता है, जो पंचमी विभक्ति में होता है। संबंध तत्पुरुष का होगा का, की, के, यानी किसी का संबंध बताया जा रहा है। और अधिकरण तत्पुरुष में होता है में पर। क्या होता है? में पर। तो फ्रेंड्स, यदि हम विभक्ति याद कर लेंगे तो हमें तत्पुरुष समास समझने में आसानी होगी। चलिए अब तत्पुरुष समास के भेद समझते हैं थोड़ा डिटेल में। कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ को का लोप हुआ है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, यहाँ भी को चिन्ह का लोप हुआ है। करण तत्पुरुष में है से या के द्वारा का लोप हुआ है। जैसे शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, यानी यहाँ कोई है जो शोक से ग्रसित है। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित, यह है करण तत्पुरुष। फ्रेंड्स, समास समझने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि हमें समास विग्रह थोड़ा अच्छे से आता है तो हम लोग समास को अच्छे से समझ सकते हैं, उसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। संप्रदान तत्पुरुष के होगा के लिए, इसका चिन्ह है के लिए, इसमें के लिए का लोप होता है। जैसे गौशाला, गाय के लिए शाला। शिवालय, शिव के लिए आलय यानी घर। अपादान तत्पुरुष, इसमें से का लोप होता है। यहाँ से तात्पर्य है अलग होने के अर्थ में, यानी कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है। जैसे गुण से हीन, गुणहीन, वह गुणों से हीन है, यानी उसके पास गुण है ही नहीं, तो वो गुण से अलग है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, वह पाप से मुक्त हो गया, पाप से अलग हो गया। फ्रेंड्स, करण और अपादान में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन करण वाला हमेशा साथ के अर्थ में होता है और अपादान हमेशा अलग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो तो अपादान का प्रयोग होता है। अगला है संबंध तत्पुरुष। यहाँ पर किसी से किसी का संबंध बताया जा रहा है। इसका चिन्ह होता है का, के, की।
राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। यहाँ जो पुत्र है वह राजा का है, यानी पुत्र का संबंध राजा से है। पर्णकुटी, पत्ते की कुटी, कुटिया जो है वह पत्ते की है, यानी कुटिया का संबंध पत्ते से है। अधिकरण तत्पुरुष, यहाँ में पर का लोप होता है। वनवास, जैसे वन में वास, यानी वन में रहने वाला। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, यानी जो इस लोक में प्रिय हो। चौथा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है, यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। यानी कर्मधारय समास का जो शब्द होगा वह किसी की विशेषता बता रहा होगा। इसके एक ट्रिक है जो के समान। फ्रेंड्स, हमें अगर समास अच्छे से डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें समास विग्रह आना बहुत ज़रूरी है, यानी हम शब्द को यदि तोड़ना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से उसे पहचान कर पाएंगे। जैसे चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। तो यहाँ चरण किसके समान है? कमल के समान, यानी चरण की विशेषता बताई जा रही है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि की विशेषता है लाल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता है महान। यानी जहाँ विशेषण और विशेष्य वाला समास होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया रहता। विग्रह करने पर और, या, एवं, अथवा आदि शब्द मिलते हैं। ट्रिक है, थोड़ा सा समझ सकते हैं। अधिकतम शब्द विलोम होते हैं, 99% ही विलोम होते हैं, 1% सभी में अपवाद रहते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ हमें विग्रह करने पर और मिला ना, ऐसे। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। और एक बात, पाप और पुण्य विलोम शब्द है। राधा कृष्ण विलोम शब्द तो नहीं है, लेकिन यहाँ और करने पर यह शब्द सही लग रहा है, पढ़ने में भी और लिखने में भी। जय और पराजय, जय और पराजय हम नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी की जय और पराजय दोनों नहीं हो सकती, या तो जय ही होगी या तो उसकी पराजय ही होगी। तो इसीलिए जय या पराजय बोला जाता है। तो यहाँ पर या आया। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा ना, विलोम मतलब योजक चिन्ह के माध्यम से हम सभी का नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है देवासुर, देव और असुर, यह विलोम शब्द तो है, लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो योजक चिन्ह के माध्यम से द्वंद्व समास को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी उनका गलत हो जाता है। इसलिए हमें पूरा नियम समझना चाहिए। देवासुर, देव और असुर। अगला है द्विगु समास। फ्रेंड्स, मुझे समास में सबसे इजी द्विगु समास ही लगता है, क्योंकि ये संख्यावाचक है और इसे हम एकदम आसानी से समझ सकते हैं। द्विगु समास, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है और इसे हम याद कैसे रख सकते हैं? द्विगु, यहाँ पर द्वि लिखा है ना, तो हम याद रखने के लिए इसे समझ सकते हैं कि द्वि यानी दो एक संख्या होती है। तो द्विगु समास संख्यावाचक समास है, यानी इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। रात्रियों का कितना समूह है? 9 समूह है रात्रियों का। चौराहा, 4 राहों का समूह। राहों का समूह कितना है? 4 है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो फ्रेंड्स, मैंने समास को एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।